हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। आज की ये स्टोरी ये जाट फीस्ट के लिए जिसे बबल दी ने ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच बबल दी, आपने इस ब्यूटीफुल से फीस्ट को ऑर्गेनाइज किया और वांगशन के इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ये जाट फीस्ट के लिए कोई स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आए। एंड इस बार की ये जाट फीस्ट का थीम है क्राइम थ्रिलर और मेरी स्टोरी फैंटेसी वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, बट ये क्राइम थ्रिलर भी है। आई होप मैं इसे थीम के हिसाब से जोड़ पाई हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। मम्मा, तो क्वीन के मॉम डैड मर गए? हाँ, उनके मॉम डैड मर गए। तो क्वीन का क्या हुआ? किंग को क्वीन मिल गई। एक ओमेगा जिसने पर्पल कलर के रॉयल हार्मफुल पहन रखे थे, वो अपने बच्चे को कहानियां सुना रही थी जो उसके गोद में था। देख के ही उसे लग रहा था कि शायद वो किसी क्लैन की फुरैन है। उसने अपने बच्चे के सवालों को सुनकर एक छोटी सी स्माइल की और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं, वो अभी नहीं मिली। किंग उन्हें ढूंढ रहे हैं। ओह अच्छा, ढूंढ रहे हैं। यू क्लैन लीडर डैड। हाँ श्यान, कहीं जा रहे हो डैड? हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो डैड? आप कहाँ जा रहे हैं क्लैन लीडर? क्लैन लीडर ने कहा, हमारे सैनिक किंग की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, उससे मैं जा रहा हूँ। हमारे सैनिक और किंग की सेना में भर्ती क्यों? क्वीन अभी तक मिली नहीं है, तुम जानती हो ना यू। श्यान ने कहा, क्वीन अभी नहीं मिली? ये वही कहानी वाली क्वीन है बाबा। हाँ श्यान, ये कहानी वाली क्वीन है। हमें उन्हें ढूंढना होगा ना, वरना हमारे किंग को हमारी क्वीन कैसे मिलेंगी? फुरैन ने कहा, पर क्लैन लीडर, इस वक्त आप जा रहे हैं? रात हो चुकी है। हाँ यू, मुझे जाना होगा। तुम तो जानती हो क्वीन की जान खतरे में है। किंग 5 साल से क्वीन को ढूंढने पर वो मिल ही नहीं रहे हैं और खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तुम जानती हो, अगर क्वीन किंग से पहले किसी और को मिल गई तो पूरा एम्पायर खतरे में आ जाएगा, यानी इतना बड़ा साम्राज्य डूब जाएगा। क्लैन लीडर, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, इसीलिए किंग ने क्वीन को ढूंढने के लिए अपनी खोज और भी तेज कर दी है और हर क्लैन के सैनिक एम्पायर की सेना में भर्ती किए जा रहे हैं। यू श्यान का ख्याल रखना। बाबा जल्दी आओगे ना? ये सुनकर उस क्लैन लीडर ने एक छोटी सी स्माइल की और अपने बच्चे के छोटे से चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, हाँ श्यान, मैं जल्दी आऊँगा, पर उम्मीद करता हूँ किंग को क्वीन जल्दी मिल जाए। 5 साल पहले। पकड़ो पकड़ो, महारानी को पकड़ो, महारानी वहाँ है, जंगल में है वो, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। एक ओमेगा अपने सफ़ेद रोब्स में जंगलों में भाग रही थी। उसके बाल काले थे जो उसके घुटनों तक आते थे। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी, वो खूबसूरत आंखें और वो खूबसूरत चेहरा जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता था। पर उस ओमेगा के खूबसूरत चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ था और उसके उन सफ़ेद रोब्स में भी ढेर सारे खून के धब्बे थे और उसके हाथों में एक बच्चा था जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उस बच्चे के भी ऊपर खून लगा हुआ था। इस बच्चे को देखकर ही कहा जा सकता था कि इस बच्चे ने शायद कुछ घंटों पहले ही जन्म लिया है और अब वो बच्चा इस हालत में है, उस ओमेगा के गोद में है जिसने अपने पैरों में खुद कुछ नहीं पहन रखा। वो इस घने जंगल में रात में भाग रही है लगातार और अब उसके पैरों में भी खून निकलने लगे हैं। उसके पैरों ने जवाब दे दिया क्योंकि शायद वो कुछ घंटों से उसी जंगल में दौड़ रही है अपनी जान को बचाते हुए, या कह लो अपने बच्चे की जान को बचाते हुए। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी, वो हाफ रही थी, माथे से पसीना बह रहा था और उसे देखकर कहा जा सकता था शायद इस बच्चे को इसी ने जन्म दिया था।
वो ओमेगा बहुत वीक लग रही थी, फिर भी वो दौड़ रही थी क्योंकि उसे इस बच्चे की जान को बचाना होगा। पर अब ये बच्चा रोने लगा था। उसने अपने रोते हुए बच्चे को देखा जिसकी आंखें सिल्वरिश ग्रे थी। वो बच्चा बहुत रो रहा था और अपने रोते हुए बच्चे को देखकर उस ओमेगा की भी आंखों में आंसू आ गए थे। उस ओमेगा ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, श्यान, श्यान, डरना मत बेबी, डरना मत, मम्मा मम्मा तुम्हें बचा लेगी, मम्मा तुम्हें बचा लेगी। शांत हो जाओ श्यान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत श्यान, रो मत श्यान, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मम्मा तुम्हें सेफ रखेगी, प्रॉमिस। वो ओमेगा भागते हुए अपने गोद में लिए हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो बच्चा था कि रोए जा रहा था। शायद उसे भूख लगी थी, इसीलिए शायद वो रो रहा था। पर वो ओमेगा इतनी बेबस थी कि अपने रोते हुए बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती थी। एक सिपाही ने कहा, महारानी वहाँ है, हमने महारानी को घेर लिया, सेनापति। वो जो ओमेगा दौड़ रही थी, उसने देखा वो इस जंगल के बीचों बीच इन सैनिकों के हाथों घेरी जा चुकी है और इन सैनिकों के तीर की निशाने उसी पर हैं। एक अल्फा जिसने उन सैनिकों के बीच में से आते हुए कहा, महारानी लॉरेन, अब आप बच के कहाँ जाएंगी? बच्चा हमें दे दीजिए। उस ओमेगा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। ये तुम जानते नहीं कौन है, मैं जानता हूँ ये कौन है, इसी वजह से ये बच्चा मुझे चाहिए। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। उस सेनापति ने कहा, आप नहीं देंगी तो हम छीन लेंगे आपसे, आपके पास कोई चारा नहीं। उस ओमेगा ने कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझसे मेरे बच्चे को छीन सकते हो? मैं इतनी कमज़ोर नहीं। जैसे ही उस ओमेगा ने ये कहा, उसकी खूबसूरत नीली आंखें धीरे धीरे पूरी तरीके से नीली होने लगी। उसमें पुतलियाँ तक नहीं दिख रही थी। और ये देखकर उस सेनापति ने कहा, रुक जाइए महारानी, सैनिकों तीर चलाओ। उस ओमेगा ने कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? जैसे ही उस ओमेगा ने ये कहा, उसने अपने बालों में से खंजर निकाला और अपने हथेलियों को काट लिया। जैसे ही उस ओमेगा ने अपने हाथ को काटा था, उसमें से खून पानी की तरह बहने लगा था और उसने अपने उन्हीं खून भरी हुई हाथों से उस बच्चे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कुछ मंत्रों को चैंट करते हुए कहा, पाथ ऑफ द स्पिरिचुअल पावर। उस ओमेगा को इन मंत्रों को चैंट करते हुए देखकर वो सेनापति बहुत डर गया था। वो जानता है ये ओमेगा एक बहुत पावरफुल सॉर्सरर है, इसीलिए इस ओमेगा से लड़ना बहुत मुश्किल है। माना कि ये वीक है, पर ये बहुत पावरफुल है, इसीलिए उस सेनापति ने ऑर्डर दिया, उन मंत्रों के पूरा होने से पहले सैनिकों तीर चलाओ। और यहाँ वो ओमेगा मंत्रों को चैंट किए जा रही थी। पाथ ऑफ द स्पिरिचुअल पावर इज ड्रैगन सुप्रीम मेट। वांगजी, 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 तुम ठीक तो हो? वांगजी, वांगजी, होश में, वांगजी, काका, काका, वांगजी, क्या हो तुम्हें? उसकी आंखें, उसकी आंखें, किसकी आंखें? मेरे मेट, क्या तुमने उसे देखा? हाँ, मैंने उसे देखा। क्या? नीमिंजे ने उस शाही कमरे में आते हुए कहा, जी प्रिंस। लैन सिचैन ने कहा, मास्टर लैन को बुला कर लाओ जल्दी। ये सुनते ही नीमिंजे जो वांगजी के पर्सनल गार्ड है, वो भागे भागे गए मास्टर लैन के कमरे की तरफ, जहाँ कुछ रॉयल गार्ड्स खड़े थे। उन रॉयल गार्ड्स ने नीमिंजे को देखते हुए कहा, मिस्टर नीये। ये कहकर उन्होंने मिस्टर नीये को ग्रीट किया, क्योंकि मिस्टर नीये किंग के पर्सनल गार्ड है, उनका ओहदा सबसे बड़ा है। मिस्टर नीये, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतने रात को? नीमिंजे ने कहा, मुझे मास्टर लैन से बात करनी है। उन रॉयल गार्ड्स ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मास्टर लैन अभी सो रहे हैं। नीमिंजे ने कहा, तो उन्हें जगाना पड़ेगा, प्रिंस का ऑर्डर है, मास्टर लैन को किंग के राजमहल में जाना होगा। ये सुनते ही वो रॉयल गार्ड्स उस दरवाजे से हट गए और नीमिंजे उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए। कमरे के कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कहा, मास्टर लैन,
जैसे ही ये आवाज़ मार्शल लैन ने सुनी, उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, नीमिंजे तुम यहाँ? ये सुनते ही नीमिंजे ने कमरे के इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं यहाँ। उन्होंने खिड़कियाँ बंद कर दी और फिर उन्होंने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया था जिस दरवाजे से वो आए थे। उन रॉयल गार्ड्स ने भी एक नज़र देखी कि नीमिंजे ने दरवाज़ा बंद किया है। ज़रूर कोई ख़ास बात है। ये देखते ही उन गार्ड्स ने अपनी जगह वापस से ले ली थी और वो उस दरवाजे पर तैनात होकर खड़े हो गए थे। मार्शल लैन ने कहा, नीमिंजे क्या कर रहे हो? क्या हुआ बताओ भी मुझे, तुम परेशान लग रहे हो। नीमिंजे ने लैन कुरैन के सामने खड़े होते हुए कहा, मार्शल लैन कुरैन, बात ही ऐसी है। किंग ने अपने मेट को शायद महसूस किया, पर शायद मार्शल लैन, किंग की हालत सही नहीं है। ये सुनते ही लैन कुरैन अपने बेड से उठ गए और वो उस कमरे में से भागे भागे राजमहल की तरफ जा रहे थे। वो दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे नीमिंजे और ढेर सारे रॉयल गार्ड्स। लैन क्लैन में दौड़ना बना है, पर आज लैन कुरैन भाग रहे थे। लैन कुरैन किंग के कमरे में आया और उन्होंने कमरे में आते ही देखा वांगजी के माथे से पसीना बह रहा था। उसकी पूरी बॉडी पता नहीं क्यों शेक कर रही थी, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। लैन कुरैन ये देखकर परेशान हो गए थे क्योंकि लैन वांगजी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी क्लैंस हैं उन सभी का किंग है, जो एक प्योर ब्लड डोमिनेटेड ड्रैगन है, वो भी ब्लैक ड्रैगन। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है, इसीलिए तो वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करता है। लैन कुरैन ने वांगजी के पास आते हुए कहा, महाराज। ये कहकर लैन कुरैन ने वांगजी को बो किया। वांगजी इस वक्त खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग है। वो इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकता बस एक विज़न से। वांगजी ने अपनी नज़रें उठाकर लैन कुरैन की तरफ देखा और कहा, अंकल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मुझे महाराज मत कहा कीजिए, मुझे पसंद नहीं। लैन कुरैन ने कहा, महाराज, मैंने भी आपको कई बार समझाया है, गद्दी पे जो बैठता है वो सभी के लिए महाराज होता है। रिश्ते मायने नहीं रखते, कौन किसका अंकल है और कौन किसका नेफ्यू है। औरों की तरह मेरे लिए भी आप महाराज हैं। सिजैन जो वांगजी के बेड पर बैठा हुआ था, उसने वांगजी के हाथ को छोड़ दिया और उसने खड़े होते हुए कहा, महाराज, माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपका नाम लिया। असल में मैं डर गया था। आपके सैनिकों ने मुझे बताया कि आप नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको संभालने के लिए आ गया था और मैंने गलती से आपका नाम ले लिया। वांगजी ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, अब आप शुरू मत हो जाइएगा, वैसे ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। और हाँ, आप खुद को पनिश नहीं करेंगे, ये मेरा ऑर्डर है। मैं किंग हूँ ना। सिचैन ने कहा, जी महाराज। सिचैन ने कहा, नीमिंजे, हीलर्स को बुलाकर लाइए। लैन कुरैन ने कहा, महाराज, आपको क्या हुआ था? मैंने सुना आपने अपने मेट को महसूस किया। वांगजी ने कहा, महसूस ही नहीं किया, देखा भी। यूँ सुनकर लैन कुरैन शॉक। लैन कुरैन ने कहा, क्या क्या कहा आपने? देखा? इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? ये कहते हुए लैन कुरैन ने इधर उधर देखा पूरे कमरे में जहाँ कुछ खिड़कियाँ खुली हुई थी। लैन कुरैन ने कहा, सिचैन, खिड़कियाँ बंद करो। ये कहते हुए लैन कुरैन खुद दरवाज़ों को बंद करने लगे और लैन सिचैन खिड़कियों को बंद करने लगे। वांगजी बस उन दोनों को देख रहा था ये सब करते हुए। लैन कुरैन ने वांगजी की तरफ आते हुए कहा, महाराज, आपने क्या कहा? आपने उन्हें देखा और महसूस भी किया? वांगजी ने कहा, हाँ अंकल, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने उसे देखा और महसूस भी किया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरा मेट है। लैन कुरैन ने कहा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये कैसे हो सकता है? वांगजी ने कहा, क्या हुआ अंकल, कुछ गलत है? लैन कुरैन ने कहा, नहीं, कुछ गलत नहीं है, पर सभी ड्रैगन्स तो अपने मेट को महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते, पर आपने कैसे देख लिया? वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता। लैन कुरैन ने कहा, आपने क्या देखा महाराज? वांगजी ने कहा, उसकी आंखें। ये कहते ही वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसे उसी न्यूबॉर्न बेबी की आंखें दिखाई दे रही थी जो सिल्वरिश ग्रे थी। वांगजी ने कहा, उसकी आंखें सिल्वरिश ग्रे है। लैन कुरैन ने कहा, और आपने क्या देखा? वांगजी ने कहा, वो एक छोटा बच्चा है, उसने शायद अभी जन्म लिया है। लैन कुरैन ने कहा, क्या? ये कैसे हो सकता है? लैन सिचैन ने कहा, इसका मतलब
महाराज का मेट उनसे 16 साल छोटा है। ये अब तक कभी भी नहीं हुआ, मतलब किसी के साथ भी नहीं हुआ, किसी ड्रैगन के साथ नहीं हुआ। महाराज का मेट इतना छोटा कैसे हो सकता है? लैन ज़ीचैन और भी कुछ कहने जा रहे थे, पर लैन कुरैन ने अपने हाथ लैन ज़ीचैन की तरफ कर दिया और उन्हें चुप करवा दिया। वांग जी ने कहा, उसे कोई ओमेगा लेकर भाग रही थी, शायद वो उसकी जान बचाना चाहती थी। लैन कुरैन ने कहा, और क्या देखा आपने? वांग जी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, कुछ लोग उस ओमेगा का पीछा कर रहे थे और उस ओमेगा ने कुछ मंत्रों को चैंट किया और उस ओमेगा को तीर लग गए। जैसे ही वांग जी ने अपनी बात खत्म की, उसने कहा, वांग जी की आंखें अचानक से नीली हो गईं, जैसे कोई उसे कुछ दिखाना चाहता था या दिखा रहा था। वांग जी की आंखें तो नीली हो ही गई थी, साथ साथ उसके चेहरे की नसें दिखने लगी थी, उसके माथे की नसें दिखने लगी थी, उसकी बॉडी जैसे अकड़ सी गई थी और उसके सामने जैसे कुछ विजन से आ रहे थे और उसके कानों में भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उठाओ इसे। कहाँ तुमने बताओ वहाँ जहाँ तुम्हें लान वांग बचाना अपने मेट वो तुमसे दूर है, पर ज़्यादा दूर नहीं। ढूंढो अपने मेट को। तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ सब दोगले। वांग जी होश में आओ। वांग जी होश में आओ। सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? वांग जी। तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। निमिंजे ने कहा, क्लैन लीडर हीलर्स आ गया है। लैन कुरैन ये सुनकर दौड़ते हुए गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कहा हीलर से, महाराज को देखो, उन्हें कुछ हो रहा है। लैन कुरैन हड़बड़ा से गए थे, वो डर भी गए थे। उस हीलर ने कहा, हाँ माशरन। वो हीलर दौड़ता हुआ आया उस कमरे में और उसने बेड पर वांग जी को तड़पते हुए देखा, जैसे उसकी पूरी बॉडी अकड़ सी गई थी, उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी और वो जैसे कुछ देख रहा था। उस हीलर ने देखते ही कहा, ये तो सॉर्सरर्स का जादू है। वो हीलर वांग जी को चेक करने लगा। लैन कुरैन ने कहा, सॉर्सरर? पर वो महाराज के ऊपर जादू कैसे कर सकते हैं? महाराज के ऊपर तो कोई भी काबू नहीं कर सकता, आखिर वो एक ब्लैक ड्रैगन है। उस हीलर ने वांग जी को चेक करते हुए कहा, नहीं माशरैन, वो महाराज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो कुछ शायद महाराज को दिखाना चाहती है, इसी वजह से महाराज की आंखें देखिए, वो चेंज है, वो गोल्डन नहीं है। जो भी सॉर्सरर है वो ज़रूर बहुत पावरफुल सॉर्सरर है जिसने महाराज के ऊपर काबू किया है। ये कहते ही उस हीलर ने वांग जी के रोप्स को हटा दिया, क्योंकि वो वांग जी को चेक कर रहा था, इसलिए कहीं वांग जी को कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा। जैसे ही उस हीलर ने वांग जी के रोप्स को हटाया एक साइड से, वहाँ उसने वांग जी के चेस्ट पर एक मार्क देखा। उसने कहा, ये तो, लैन कुरैन ने कहा, सॉर्सरर सुप्रीम का मार्क है। लैन ज़ीचैन को समझ नहीं आया। लैन ज़ीचैन ने उस मार्क को देखते हुए कहा, सॉर्सरर सुप्रीम, ये सब क्या है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी को क्या हो रहा है? लैन कुरैन ने कहा, समझाने का वक्त नहीं है। दूसरी तरफ उसी जंगल में जो लेडी एक बच्चे को लेते हुए भाग रही थी, उससे उस सेनापति ने तीर मार दिया था, पर उससे पहले ही उस ओमेगा ने कुछ मंत्रों को चैंट कर उस बच्चे को कहीं भेज दिया और जब उसे वो तीर लगा वो ज़मीन पर गिर पड़ी। वो पहले ही वीक थी। एक तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसने पूरी पावर अपनी उस बच्चे को सेव करने के लिए लगा दिया था। जैसे ही उस सेनापति ने देखा, इस ओमेगा ने उस बच्चे को जादू कर कहीं भेज दिया है। उस सेनापति ने कहा, नहीं। ये कहते वो सेनापति गुस्से में आया और उसने उस ओमेगा के गर्दन को पकड़ा उसके बालों से और कहा, उसके चेहरे को देखते हुए, कहाँ भेजा है तुमने? कहाँ भेजा है उस बच्चे को तुमने? बताओ मुझे, ड्रैगन्स मीट कहाँ है? उस ओमेगा ने हंसते हुए कहा, वहाँ भेजा है जहाँ तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उस सेनापति ने कहा, तुम मुझे बताओगे खुद कहाँ तुमने उसे भेजा है, नहीं तो मैं तुम्हारे हलक से निकलवा लूँगा, देखना तुम। उस ओमेगा ने कहा, कोशिश कर लो। ये कहते हुए उस ओमेगा की आंखें बंद हो गई, पर उस ओमेगा के हाथ मूव कर रहे थे और उनसे
एक ब्लू कलर की रोशनी निकल रही थी और वो अपने हाथों को हिला रही थी जैसे वो कुछ जादू अभी भी कर रही हो। उस सेनापति ने ये देखते ही कहा, ये कमीनी अभी भी जादू कर रही है, ये जरूर कुछ कर रही है। वो बच्चा हमें चाहिए वरना महाराज हमें नहीं छोड़ेंगे। उठाओ इसे, लेके चलो महल में और इसका नामो निशान मिटा दो। सबको ऐसे ही लगना चाहिए कि ये मर गई है। उस ओमेगा ने अपने आंखों को बंद कर लिया था और वो कुछ कह रही थी। लान वांग अपने मेट खून वो तुमसे दूर है, पर ज़्यादा दूर संभाल यहाँ दोगले। वांग जी जो भी कुछ अभी देख रहा था वो ये ओमेगा दिखा रही थी वांग जी को, जैसे वो कुछ मैसेज से पहुंचाना चाहती थी। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही थी एक ही वक्त पर। वो ओमेगा वांग जी को दिखा रही थी और वांग जी देख रहा था। ये सब होते हुए दूसरी तरफ जियांग क्लैन बॉर्डर। यूनज़ी, तुमने बग्घी क्यों रोक दी? क्लैन लीडर, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, जियांग फैमियांग ने कहा। बच्चे की रोने की आवाज़? ये सुनते ही जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ मुझे भी आ रही है। मैडम यू ने कहा, हाँ बच्चे की रोने की आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। यूनज़ी, देखो आसपास कोई बच्चा है क्या? यूनज़ी जो उस बग्घी को चला रहा था वो उससे उतर गया और वो आसपास बच्चे को ढूंढने लगा। उसने सैनिकों से भी कहा, देखो आसपास कोई बच्चा है क्या? सभी सैनिक आसपास यहाँ तक कि जंगलों में भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी एक सैनिक को एक बच्चा दिखाई दिया। उसने कहा, मिस्टर यून, यहाँ एक बच्चा है। यून से ही ये सुनकर वहाँ गया और उसने देखा झाड़ियों में से बाहर वो सैनिक एक बच्चे को निकाल रहा था। उस सैनिक ने उस बच्चे को झाड़ियों में से बाहर निकाला और उस बच्चे को देखते हुए कहा, ये तो एक न्यू बॉर्न बेबी लगता है। यूनज़ी ने कहा, मुझे तो उसे। यूनज़ी ने अपने हाथों में उस बच्चे को लिया और देखा, हाँ ये तो न्यू बॉर्न बेबी है। यूनज़ी उस बग्घी की तरफ गया और उसने देखा तो जियांग फैमियांग और मैडम यू बग्घी से बाहर उतर गए थे और वो उसी तरफ देख रहे थे उसे आते हुए। यूनज़ी ने जियांग फैमियांग और मैडम यू की तरफ उस बच्चे को बढ़ाते हुए कहा, जियांग क्लैन लीडर फुरैन, ये है वो बच्चा। मैडम यू और जियांग फैमियांग ने उस बच्चे को देखा और मैडम यू उस बच्चे को देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। उन्होंने जल्दी से उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उस बच्चे को देखते हुए कहा, ये तो एक न्यू बॉर्न बेबी है, इसे तो साफ भी नहीं किया गया है। यूनज़ी, देखो इसकी माँ आसपास है क्या कहीं? यूनज़ी ने कहा, जी महारानी। मैडम यू उस बच्चे को चुप करा रही थी पर वो बच्चा था कि चुप हो ही नहीं रहा था। मैडम यू ने उस बच्चे की आंखें देखी, वो सिल्वरिश ग्रे थी। मैडम यू ने कहा, ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। सभी सैनिक उस बच्चे की माँ को ढूंढने लगे थे पर उस जंगल में आसपास कहीं भी कोई औरत दिखी ही नहीं। मैडम यू ने कहा, बच्चा बहुत रो रहा है फैमियांग, हमें इसे घर ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसे भूख लगी है। जियांग फैमियांग और मैडम यू उस बच्चे को लेकर जियांग क्लैन चले गए थे। दूसरी तरफ गुसू हीलर ने कहा, महाराज अब क्या ठीक है आप? महाराज, वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। हीलर ने कहा, हाँ वो तो होना ही था किंग, क्योंकि आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग जादू किया गया था। वांग जी ने कहा, जादू? कैसा जादू? मेरे ऊपर कोई कैसे जादू कर सकता है? मैं इतना वीक नहीं कि कोई मेरे ऊपर जादू कर सके। उस हीलर ने कहा, दरअसल लैन कुरैन ने तभी उस हीलर को रोक दिया। लैन कुरैन ने कहा, किंग आपको पहले आराम करना चाहिए, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। वांग जी ने कहा, ये कहने के बाद वांग जी उस बेड पर लेट गया था क्योंकि सच में जादू बहुत स्ट्रॉन्ग था। वांग जी को अपनी बॉडी में बहुत वीकनेस फील हो रही थी। आखिर सॉर्सरर का जादू है, वो भी किंग के ऊपर। पावरफुल तो था वो जादू, जिसकी वजह से उस जादू ने लॉरेन, जो वो सॉर्सरर है, उसकी भी एनर्जी खींच ली थी और किंग की भी। इसी वजह से किंग को वीक फील हो रहा था। किंग तो सो गए थे पर एक शख्स जो किंग के कमरे के खिड़की पर खड़ा था वो वहाँ से चला गया उस महल से दूर। फिर वो शख्स एक जगह रुका और उसने कुछ मंत्रों को चैंट किया और फिर वो अचानक ब्लैक फॉग में चेंज हो गया और वहाँ से वैनिश हो गया, जैसे वहाँ कोई अभी था ही नहीं। ये एक स्पाई था। लैन कुरैन जो कोशिश कर रहे थे कि किंग की मेट की खबर किसी को ना हो,
वो खबर तो पहुंचाई जा चुकी थी एक शख्स को। एक पर्सन जो एक थ्रोन पर बैठा हुआ था, उसके सामने वही शख्स विजिबल हुआ, वही स्पाई। उसने अपने सामने वाले शख्स को देखा जो थ्रोन पर बैठा था। उसके एक साइड में एक ओमेगा खड़ी थी जिसने पूरे ब्लैक रोब्स पहन रखे थे, तो दूसरे साइड एक अल्फा खड़ा था जिसने भी ब्लैक रोब्स पहन रखे थे। उसके बाल लंबे थे, उसके आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ के नाखून काले थे और लंबे थे, और वो अपने हाथों को एक साथ जोड़कर हिला रहा था। फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उस स्पाई ने सामने थ्रोन पर बैठे हुए शख्स को बो करते हुए कहा, किंग एडम की जय हो। एडम ने कहा, जो उस थ्रोन पर बैठा है। किंग सुनना कितना अच्छा लगता है ना? क्या खबर लाए हो? उस स्पाई ने कहा, महाराज, खबर यह है कि किंग लान वांग जी को उनके मेट के बारे में पता चल गया। उन्होंने उन्हें देखा भी और महसूस भी किया। एडम के बगल में जो अल्फा खड़ा था उसने कहा, जिसका नाम सेफेन है, महसूस किया और देखा तो वो लान वांग जी को खबर पहुंचा रही थी। उस स्पाई ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि किंग को लगता है कि उन्होंने जो भी कुछ देखा और महसूस किया उनके मेट ने उन्हें दिखाया है, पर वो शायद नहीं जानते वो सॉर्सरर लॉरेन का जादू था, महारानी का। उन्हें लगता है कि उनके मेट ने उन पर काबू किया है और लैंडक्लैन में सभी को लगता है। एडम के बगल में जो लेडी खड़ी थी जिसका नाम डेवीना है, उसने कहा, सभी को पता है, तो कितनों को पता है ये बता भी दो। उस स्पाई ने कहा, मार्शल लैंड को पता है और प्रिंस को पता है और उस हीलर को, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो महाराज के कक्ष के अंदर गया था, और नीमिंजे को, वो तो उनके पास रॉयल गार्ड है। डेवीना उस थ्रोन के पास से आगे आई और वो थ्रोन के पास की सीढ़ियों से उतरने लगी। उसने उस स्पाई के पास आते हुए कहा, सॉर्सरर्स का जादू बहुत खतरनाक होता है, जितना ही प्योर होता है उतना ही खतरनाक। प्योर उनके लिए जो गुड सॉर्सरर्स हैं और खतरनाक हमारे लिए जो ब्लैक सॉर्सरर्स हैं। लॉरेन, 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 तुम्हारे बेटे ने आते ही अपनी औकात दिखा दी। उसने अपने मेट को कनेक्ट किया, बॉन्ड बना लिया आते ही, और तुमने उसे मैसेज किया, लान वांग जी, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे मेट और लॉरेन ने तुम्हें ये मैसेज पहुंचाया है मिलकर। तुम्हें लगता है बस तुम्हारे मेट ने पहुंचाया है। अच्छा है कि तुम्हें यही लगता है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे मेट तक तो हम जल्दी ही पहुंचेंगे और उसे मार देंगे, और हमारे महाराज एडम अंपायर पर राज करेंगे, क्योंकि जो तुमने छीना है उसे वापस भी तो करना होगा। वो थ्रोन महाराज का था और उन्हीं का होगा। एडम ने कहा, इतनी ही खबर है? उस स्पाई ने कहा, हाँ महाराज, असल में क्या हुआ था कि उन्होंने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी थी, इस वजह से मुझे और कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इतनी खबर मुझे पता चली। मैंने कोशिश की थी और बातें पता करने की, पर मुझे नहीं पता चला, क्योंकि आप तो जानते हैं महाराज के पैलेस में कितना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्पेल लगाया गया था, जिसे तोड़ना मुश्किल है। एडम ने कहा, कमजोर ही लोग मुश्किल शब्द का प्रयोग करते हैं। सेफेन, ये कहते हुए एडम ने सेफेन की तरफ देखा। सेफेन ने कहा, जी महाराज। एडम ने कहा, सेफेन, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? सेफेन ने कहा, जी महाराज। वो स्पाई डरते हुए सेफेन को देख रहा था और उसकी स्माइल देखकर तो वो और भी ज़्यादा डर गया था। माना कि सेफेन का आधा चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी वो मुस्कुराहट उसकी आंखों में दिख रही थी, जो बहुत क्रीपी लग रहा था। और वो सेफेन उसी स्पाई की तरफ आ रहा था धीरे धीरे, और डेवीना ने उस स्पाई की सर को पकड़ा हुआ था अपने एक हाथ से, जैसे कि वो स्पाई कहीं भाग ना पाए। उस स्पाई ने कहा, महाराज माफ़ कर दीजिए, महाराज माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतनी खबर ला पाया, पर मैं अगली बार मैं और खबर लाऊंगा, महाराज माफ़ कर दीजिए। सेफेन ने कहा, माफ़ी? तुम जानते नहीं क्या, महाराज माफ़ी नहीं देते। सेफेन वही सेनापति है जिसने उसी ओमेगा को लाया था
जो एक बच्चा लेकर भाग रही थी उसका नाम लॉरेन है। डेविना ने हंसते हुए कहा, सफेन, इसकी मौत इसे याद होनी चाहिए। मुझे इसे तड़पते हुए देखना है। आखिर महाराज की इसने डिसरिस्पेक्ट की है। उस सिपाही ने कहा, डेविना मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई महाराज की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, मुझे नहीं और पता चला खबर, मैंने कोशिश की थी। डेविना ने उस पर्सन के सिर को पकड़े ही कहा, कोशिश सफेन। ये कहते ही डेविना ने उस सिपाही के बालों को पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ कर दिया, उसके सिर को। और सफेन ने उस सिपाही के गर्दन पे, जहाँ उसका एडम एप्पल था, उस पे अपने एक नाखून हल्का से चुभाया और हटा लिया। उसने कहा, ये कैसा है डेविना? डेविना ने उस सिपाही के बालों को छोड़ दिया रफली और वो सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। वो सिपाही तड़पने लगा था। जहाँ पर सफेन ने उस सिपाही को अपने नाखून हल्का से धसाया था, वहाँ पर काला पड़ने लगा था। वो पूरी जगह काली पड़ी थी और धीरे धीरे उस सिपाही की पूरी बॉडी काली पड़ रही थी। एडम ने कहा, सफेन, लोगों से खेलना अच्छी बात नहीं। लॉरेन ने क्या कहा? क्या उसने बताया उस बच्चे को उसने कहाँ भेजा? सफेन ने कहा, नहीं महाराज, वो बहुत ढीठ है, वो इतनी जल्दी अपनी जुबान नहीं खोलेगी, पर फिक्र मत कीजिएगा महाराज, उसके हलक में से मैं निकलवा लूँगा वो बच्चा उसने कहाँ भेजा। एडम ने कहा, लान वांगजी के पहुँचने से पहले मुझे वो बच्चा चाहिए। डेविना ने कहा, महाराज, वो बच्चा तो आपको मिलकर रहेगा। एडम ने ये सुनकर एक क्रीपी स्माइल की। जरूर। सुबह हो चुकी थी और वांगजी वो आईने के सामने तैयार हो रहा था। नीमिंजे ने वांगजी को एक रॉयल हाफू पहनाते हुए कहा, महाराज। वांगजी ने अपने सीने पर उस आईने से एक मार्क देखा। वांगजी ने तुरंत अपने हाथ खड़ा कर दिया। इसका मतलब था कि नीमिंजे को चुप होना है। नीमिंजे वांगजी के हाथ को देखते ही वांगजी से कुछ कदम की दूरी पर आ गए। वांगजी जिसने अपने एक ही रोब्स को पहना था और उसकी चेस्ट पूरी विजिबल हो रही थी उस आईने में, वांगजी ने उस मार्क को अपने चेस्ट पर छूते हुए कहा, ये मार्क, ये तो सॉर्सरर का मार्क है। वांगजी देख सकता था अपने चेस्ट पर उस खूबसूरत से मार्क को उभरते हुए, मानो वो मार्क धीरे धीरे अभी भी बन रहा हो। वो मार्क रेड कलर का था जो बहुत खूबसूरत था। वांगजी ने कहा, क्या मेरा मीट एक सॉर्सरर है? निमिंजे ने कहा, हाँ महाराज, लगता तो ऐसा ही है, पर महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्रैगन्स के मीट तो ड्रैगन्स ही होते हैं ना, एक सॉर्सरर ड्रैगन का मीट कैसे हो सकता है? मेरा मतलब आपके मीट सॉर्सरर कैसे हो सकते हैं, वो भी सॉर्सरर सुप्रीम? वांगजी ने उस आईने में उस मार्क को देखते हुए कहा, फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मीट ड्रैगन नहीं है, फर्क तो बस इतना पड़ता है कि मेरा मीट मुझसे दूर है और मुझे पता नहीं वो कहाँ है। वांगजी ने उस मार्क पर टच करते हुए कहा, तुम कहाँ हो मीट? तभी सोंगलन दौड़ते हुए आया जो वांगजी का गार्ड है। उसने वांगजी को ग्रीट करते हुए कहा, महाराज, महाराज। निमिंजे ने कहा, मिस्टर सोंगलन, महाराज अभी तैयार नहीं, आप उनके कब्र में कैसे आ सकते हैं? सोंगलन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, महाराज माफ़ कर दीजिएगा, पर खबर ही ऐसी है। वांगजी ने अपने रोब्स को बांधते हुए कहा, क्या खबर है? सोंगलन ने कहा, महाराज, एक हिडन एम्पायर मिला है। वांगजी ने कहा, हिडन एम्पायर? पर यह कैसे हो सकता है? हमारे अलावा तो कोई और एम्पायर ही नहीं इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में, पता करो ये हिडन एम्पायर किसका है? रॉयल गार्ड सोंगलन ने कहा, सॉर्सरर्स। वांगजी की भौं चढ़ गई। सॉर्सर, इसका क्या मतलब है? सोंगलन ने कहा, महाराज, वो एम्पायर सॉर्सरर्स का था। वांगजी ने कहा, था? हाँ महाराज, था, क्योंकि उस एम्पायर को ऐसा लगता है जला दिया गया है, पूरा एम्पायर ही खत्म हो गया है जलकर, और वहाँ के सारे लोग मारे गए हैं। ये सुनते ही वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, क्या वहाँ मेरा मेट भी था? वांगजी को अभी तो पता चला था कि उसका मेट एक सॉर्सरर है, और अब इस खबर ने वांगजी को हिला कर दिया था, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है, अगर ये एम्पायर सॉर्सरर का है तो उसका मेट भी वही होगा ना। इस वजह से वांगजी डर गया था, कहीं उसके मेट को कुछ हो ना गया हो।
वांग जी डर तो गया था, साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसके परमिशन के बगैर ये हमला किसने किया? जाहिर सी बात है किसी अंपायर को जला दिया गया, इसका मतलब ये हमला ही था। तभी वहाँ लैन कुरान और सिचैन ने आते हुए कहा, महाराज सॉर्सरर। वांग जी ने अपनी आंखें खोली जिसमें गुस्सा था। उसने कहा, तैयार कीजिए वहाँ चलने की, हम एस्टर जा रहे हैं। लैन कुरान ने कहा, क्या महाराज आप? ये सुनते ही वांग जी ने गुस्से में अपने गोल्डन आइज से लैन कुरान को देखा और लैन कुरान शांत हो गए। उन्होंने अपने सिर को नीचे कर लिया। घंटों के सफ़र के बाद एस्टर क्लैन में ढेर सारे ड्रैगन्स उतरे अपने विशाल पंखों को फैलाते हुए, और एक ड्रैगन से किंग लैन वांग जी उतरे। वांग जी ने पीछे पलटकर उस स्नो वाइट ड्रैगन को देखा और कहा, नीमिंजे, अब तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हो। नीमिंजे ने एक ग्राउल किया और वो तुरंत अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गए थे। किंग लैन वांग जी ने जैसे ही इस जमीन पर अपने कदम रखे थे, उन्हें महसूस हो गया था कि उनका मेट यहाँ नहीं है। उन्हें खुशी थी कि उनका मेट कम से कम यहाँ नहीं है, शायद वो जहाँ भी है वो सेफ है। पर सामने का नज़ारा देखकर तो वांग जी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। इतने बड़ा साम्राज्य और उस पे खून के छींटे, खून से लथपथ लोग, बहुत बेरहमी से इन लोगों को मारा गया था। देखा जा सकता था वो लोग कितने क्रूअल होंगे जिन्होंने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वांग जी ने कहा, इतना बड़ा अंपायर ये अब तक था कहाँ? हमें पता कैसे नहीं चला कि हमारे अलावा भी एक और अंपायर एग्जिस्ट करता है। कुरान अपने ड्रैगन फॉर्म से वापस नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहा, महाराज दरअसल बात ऐसा है कि सॉर्सरर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जो वाइट सॉर्सरर्स होते हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। हमने सुना था कि वाइट सॉर्सरर खुद को मंत्रों में बांध के रखते हैं। उनकी अलग ही दुनिया है जिसे वो आम लोगों से छुपा के रखते हैं, यानी कि ड्रैगन्स। और वांग जी ने लैन कुरान की तरफ देखते हुए कहा, और लैन कुरान ने कहा, और ब्लैक सॉर्सरर्स और ब्लैक स्पिरिट से वांग जी ने कहा, ब्लैक स्पिरिट और ब्लैक सॉर्सरर क्या ये भी एग्जिस्ट करते हैं? लैन कुरान ने कहा, हाँ, अगर वाइट सॉर्सरर एग्जिस्ट करते हैं तो ब्लैक सॉर्सरर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। माना कि उनकी संख्या कम है पर वो एग्जिस्ट करते हैं। पर हमें महाराज ये नहीं पता था कि सॉर्सरर्स का इतना बड़ा अंपायर है। ये कहते हुए लैन कुरान ने उस विशाल अंपायर को देखा जिसका अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। पर उसका फायदा क्या? वो अंपायर पूरी तरीके से जल चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ सॉर्सरर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, खून के धब्बे हर तरफ थे। वांग जी ने आगे जाते हुए कहा, नीमिंजे, ढूंढो, क्या यहाँ कोई जिंदा है? नीमिंजे ने कहा, जी महाराज। ये कहते ही नीमिंजे ने कहा, ढूंढो, महल में कोई जिंदा है क्या? ढूंढो, पूरे अंपायर को ढूंढो, अगर कोई जिंदा है तो महाराज के सामने उसे लेकर आओ, जाओ। ये सुनते ही वो सभी सैनिक अंपायर में ढूंढने लगे कि कहीं कोई जिंदा है क्या। वांग जी उस अंपायर को खड़े होकर देख रहा था और उसके बगल में लैन सिचैन, लैन कुरान और नीमिंजे खड़े थे, क्योंकि उसे वांग जी की सेफ्टी का ध्यान भी तो रखना है। वांग जी की सेफ्टी का ध्यान 50 से भी ज़्यादा रॉयल गार्ड्स रखते हैं, पर उनमें से 3 सबसे हेड हैं, नीमिंजे, सॉन्गलैन, वेंचिंग, जो तीनों के तीनों ही अल्फा हैं। पर इन तीनों में ही सबसे हेड नीमिंजे हैं। वो वांग जी के पर्सनल गार्ड है जो वांग जी का सारा काम करते हैं। कहा जाता है कि नीमिंजे की नज़रें चील जैसी नज़रें हैं जिसे कोई भी चीज़ बच के नहीं जा सकती। वांग जी दूर खड़े होकर उस महल को देख रहा था जो बहुत बड़ा था। उसकी नज़रें हर तरफ थी। फिर वो धीरे धीरे चलकर उस महल के अंदर जाने लगा। उसने देखा एक पर्सन जिसने एस्टर के रंग के रॉयल हार्मफू पहन रखे थे। उसके हाथ में एक तलवार थी। नीमिंजे ने ये देखा और उन्होंने उस आदमी को सीधा किया क्योंकि वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। जैसे ही वांग जी ने उस पर्सन के चेहरे को देखा, उसके कान में कुछ आवाज़ें गूंज गई।
जो शायद उसने पहले सुनी थी। लॉरेन, लॉरेन, मैंने संभालूंगा। तुम्हारा क्या? लॉरेन, ये मेरा ऑर्डर है। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। शान, जाओ यहाँ से। हमारे बचा लो। ये मेरा ऑर्डर नहीं। लॉरेन, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम मेरी एक बात जरूर मानोगी। लॉरेन ने कहा नहीं। मैं ये वादा नहीं कर सकती। यार तो छोटी नहीं। ये वो वादा निभाने का ये वही बात। लॉरेन, अपना वादा निभाओ लॉरेन। आज वो बात है पर मैं ये नहीं कर सकती। लॉरेन, प्लीज जाओ यहाँ। वांग जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने एक गल्प किया। उसने ये देखा था उसी रात को जब उस पे ये जादू किया गया था। उसने ये सारी आवाज़ें सुनी थी और वो इसे ही दोबारा याद कर रहा था। उसने इस अल्फ़ा के चेहरे को देखा था जब वो मर रहा था और वो ओमेगा कैसे अपने अल्फ़ा को कह रही थी कि वो नहीं चाहना चाहती, पर इस अल्फ़ा ने एक प्रॉमिस के चलते अपने ओमेगा को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। किंग वांग जी ने वो भी देखा था जब उस बच्चे का जन्म हुआ था और कैसे ये पूरा साम्राज्य ख़त्म हो गया। जब किंग वांग जी को ये सब विजन्स आए थे उन्हें नहीं पता था कि ये साम्राज्य एग्जिस्ट करता है। वो सपने नहीं, वो रियलिटी है। उनका मेट उन्हें ये सब दिखा रहा था। किंग लैन वांग जी समझ गए थे ये अंपायर उनके मेट का था और उनका मेट यही था। अगर उन्हें इस हिडन अंपायर के बारे में पता होता तो शायद वो इन लोगों को बचा सकते थे। किंग लैन वांग जी ये सब सोच ही रहे थे कि निमिजे ने कहा, किंग लगता है कि ये यहाँ के किंग हैं। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो जानते हैं ये जो शख्स है वो यहाँ का किंग है, क्योंकि सब कुछ तो उसने देख ही लिया था टुकड़ों में से ही। किंग लैन वांग जी उस शख्स को देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक रेड कलर के पेंडेंट पे गई और उन्होंने उस पेंडेंट को उठा लिया। जैसे ही किंग लैन वांग जी ने उस पेंडेंट को उठाया उन्होंने कहा, इसका नाम विंग होगा। मॉम, ये कौन है? ये जंगशा, ये तुम्हारा ब्रदर है। क्या लिटिल ब्रदर बेबी मेरा ब्रदर का नाम हाँ जंगशा, ये तुम्हारा ब्रदर है। मैं लूंगा अपने ब्रदर को मत दो। नहीं जंगशा, अभी विंग छोटा है ना। अभी तुम लोग गिरा दोगे तो अच्छा ठीक है। मैं नहीं मैं उसे दिखाओ मुझे मम्मा। देखो ये कितना छोटा है मम्मा। इसके हाथ देखो ये मुझसे कितने छोटे मेरे हाथ कितने लंबे हैं। हाँ जंगशा, क्योंकि तुम इसके ब्रदर सच में डैड जंगशा तुम इसके ब्रदर हो। क्या डैड ये मैं ब्रदर। महाराज आप ठीक तो है महाराज? किंग वांग जी को जब ये विजन्स आए थे उन्होंने निमिंजे के शोल्डर्स को पकड़ लिया था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। किंग लैन वांग जी की इस बार आइज ब्लू नहीं हुई थी, इस बार उनकी आइज सिल्वरिश ग्रे हो गई थी, पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी इसलिए शायद किसी को दिखाई नहीं दिया। वैसे ये कोई जादू नहीं था, ये बस कुछ विजन्स थे जो किंग का मेट उन्हें खुद ही दिखा रहा था। जो एक छोटा बच्चा है उसे खुद ही नहीं पता वो ये कैसे दिखा रहा था, पर महाराज वो विजन्स देख सकते थे। वो देख सकते थे अपने मेट को जो किसी के घर में आया है और वो फैमिली बहुत हैप्पी है। शायद किंग लैन वांग जी और उनके मेट का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने मेट को देख सकते हैं। उनकी कुछ झलकियाँ ही सही पर वो देख सकते हैं जो उन्हें दिखा। वांग जी हाफ रहा था, वो है
लैन कुरैन ने कहा, महाराज आप ठीक नहीं लग रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। वांग जी ने कहा, नहीं। तभी वहाँ रॉयल गार्ड सोंगलैन और वेंचिंग आए और उनके पीछे पीछे कुछ सैनिक एक पर्सन को लेकर आ रहे थे जो शख्स काफ़ी जख्मी था। किंग लैन वांग जी के सामने उस शख्स को लिटा दिया गया। वेंचिंग ने कहा, किंग इसकी हालत सही नहीं है, इसकी सांसें जा रही हैं। वांग जी झुका और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपनी एक हाथ उस शख्स के जख्म पर रखा जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी और फिर उसने अपने हाथ को हटा लिया। वो जगह हील होने लगी थी। वांग जी मरते हुए को ठीक कर सकता है, पर मरते हुए को जो मर चुका है उसे वो सही नहीं कर सकता। वांग जी ऐसे ही थोड़ी ना ड्रैगन्स का किंग है, उसके पास बहुत पावर है। रॉयल गार्ड वेंचिंग ने उस शख्स को देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बोल सकते हो? उस शख्स ने कहा, हाँ मैं बोल सकता हूँ। उसने अपने सामने एक पर्सन को देखा जो रॉयल हार्मफू में था। उसने फिर वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा, ये हमारे महाराज। उस पर्सन ने वांग जी को बो किया और कहा, मैं जानता हूँ इन्हें। वेंचिंग ने कहा, कैसे? उस पर्सन ने कहा, हम सॉर्सरर्स दुनिया से अलग रहते हैं पर पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। वांग जी ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ये सब कैसे हुआ? उस शख्स ने कहा, महाराज हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया। हमारा अंपायर बहुत खूबसूरत था, एस्टर। यहाँ पर राज करने वाले क्वीन लॉरेन और किंग वियान थे जो बहुत अच्छे किंग और क्वीन थे। साथ ही इस साम्राज्य के सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स थे। जनता उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके राज में सारे सॉर्सरर्स बहुत महफूज थे क्योंकि हमारे महाराज और महारानी ने एशर को बहुत महफूज रखा था। उन्हें पता था कि पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड सॉर्सरर्स के पावर के लिए पागल है। वो सॉर्सरर्स को इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से हमारे महाराज और महारानी ने पूरे एशर को मंत्रों में बांध कर रखा था। कोई भी शख्स कल्टीवेशन वर्ल्ड का एशर के अंदर आ ही नहीं सकता और सॉर्सरर्स तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे उनके साथ क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा अगर वो बाहर गए तो। आखिर भला क्यों कोई इतनी खूबसूरत जगह और इतनी महफूज जगह को छोड़कर बाहर जाएगा, वो भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में जहाँ उनकी जान को खतरा है। हम कभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में गए ही नहीं, हमने वो दुनिया देखी ही नहीं, पर हमें खबर ज़रूर मिलते थे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में हो क्या रहा है। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। हमारी महारानी गर्भ से थी। जब जनता को ये पता चला तो जनता बहुत खुश थी क्योंकि प्रिंस जो आने वाले थे। ये कहते ही उस सैनिक के फेस पर एक स्माइल आ गई। किंग लैन वांग जी देख सकते थे वो सैनिक कितना खुश है ये सब बताते हुए। हिलर्स ने कहा था महारानी का बहुत ध्यान रखना होगा 9 महीने तक, पर ये 9 महीना तो कभी पूरा ही नहीं हुआ। 7 महीने में ही यानी कल हमारे प्रिंस का जन्म हुआ और जन्म होते ही एक भविष्यवाणी हुई कि हमारे प्रिंस सॉर्सरर सुप्रीम है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर यानी जादूगर, जिनका मेट कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है और वो एक ब्लैक ड्रैगन है। महारानी और महाराज समझ गए थे वो ड्रैगन कौन है। उस भविष्यवाणी में कहा गया था कि प्रिंस को जल्द से जल्द उनके मेट तक पहुंचाना होगा वरना एशर डूब जाएगा। महाराज और महारानी आपको खबर करने वाले थे कि आपका मेट हमारे प्रिंस हैं। पर निमिंजे ने कहा, पर उस सैनिक ने कहा, पर उसी रात हमला हो गया जिस रात महारानी ने हमारे प्रिंस को जन्म दिया था। उन्हें साफ तक नहीं किया गया था। हमारे महाराज ने ठीक से अपने बेटे को गले तक नहीं लगाया था और ये हमला हो गया था। शायद किसी अंदर के शख्स ने ये खबर पहुंचाई थी क्योंकि बाहर वाले तो यहाँ आ ही नहीं सकते। हमें धोखा दिया गया और पूरा एस्टर बर्बाद हो गया और हमारे प्रिंस न जाने कहाँ है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। निमिंजे ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? उस सैनिक ने कहा, झूठ क्यों कहूँगा। निमिंजे ने कहा, ये सब तुम्हें कैसे पता? उस सैनिक ने कहा, क्योंकि मैं महाराज का रॉयल गार्ड हूँ। ये खबर मैं ही तो पहुँचाने वाला था आप तक, पर पहुँचा नहीं पाया। वांग जी ने कहा, किसने किया? उस स्पाई ने कहा, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के ही थे। उन्होंने काले
उस सैनिक ने इतना ही कहा था कि उसके सीने पर आकर एक तीर लग गई जिसमें जहर था, और उस सैनिक ने चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे एस्टर में गूंज गई थी, और वांग जी ने पलट कर देखा उस तरफ जहाँ से तीर आई थी। वो शख्स काला धुआं बनकर गायब होने ही वाला था कि नी मिंजे ने अपनी तलवार उस तरफ फेंक दी थी, और वो शख्स वहीं गिर पड़ा। सभी सैनिकों ने उस शख्स को पकड़ लिया। नी मिंजे ने कहा, महाराज के पास इसे लेकर आओ। उस शख्स को किंग लैन वांगजी के पास लाया गया। नी मिंजे ने उस शख्स के गर्दन को पकड़कर कहा, झुको, किंग के सामने झुको। उस शख्स ने कहा, नहीं, ये मेरे किंग नहीं। वांग जी ने अपने गोल्डन आइज से उस पर्सन को देखते हुए अपनी गोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें किसने भेजा है? उस शख्स ने कहा, आपको लगता है कि मैं आपको बता दूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। नी मिंजे ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांग जी ने नी मिंजे की तरफ देखा। नी मिंजे शांत हो गए। सिचैन ने कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम मारे जाओगे। मुझे कोई मार नहीं सकता, किसी में इतनी पावर ही नहीं जो मुझे मारे। आई एम अ ब्लैक स्पिरिट, मुझे मारना नामुमकिन है। वांग जी ने कहा, सच में? पिचेन! ये कहते ही वांग जी के हाथों में उसकी तलवार आ गई थी, और उसने उस शख्स के सीने में अपनी तलवार घुसा दी थी। ये देखकर लैन कुरैन शॉक। उन्होंने कहा, महाराज! वांग जी ने कहा, अब तो तुम मरोगे। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, वो पर्सन धीरे धीरे राख में बदल गया। लैन सिचैन देख सकते थे वांग जी कितने गुस्से में हैं। उसकी आईज गोल्डन में शाइन कर रही थी। किंग लैन वांग जी की बिचन एक बहुत ही प्योर शॉर्ड है जो किसी भी ब्लैक स्पिरिट को मार सकती है। इसी वजह से वो शख्स खत्म हो गया। लैन क्लैन में किसी भी और शख्स की इतनी तलवार प्योर ही नहीं जो ब्लैक स्पिरिट को मार सके। इसी वजह से तो नी मिंजे उस शख्स को मार नहीं पाए थे, या कह लो उस ब्लैक स्पिरिट को। लैन सिचैन ने कहा, महाराज, आपको उसे मारना नहीं चाहिए था, हम उससे पता कर सकते थे ये सब। जैसे ही लैन सिचैन ने कहा, वांग जी ने उसके बात को काटते हुए कहा, अपनी गोल्डन आई से लैन सिचैन को देखते हुए, उसे में कुछ नहीं पता चलता। लैन कुरैन ने वांग जी से कहा, महाराज, अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी क्लैन ने एस्टर पर हमला किया है, ये तो अपराध है। उन्होंने लैन क्लैन के शपथ को तोड़ा है और इतने सारे लोगों को मारा, इतनी सारी हत्याएं हुई हैं। लैन सिचैन ने कहा, हाँ, इतने सारे लोग मारे गए हैं, बेगुनाहों की जान ली गई है, इतने सारे लोग जिनकी गिनती ही नहीं है। अगर गुजू एम्पायर के किसी क्लैन ने ये किया है तो ये शर्म की बात है हमारे लिए, जो हम अपने किसी भी क्लैन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए। उन्हें सजा देना होगा महाराज, उन्होंने रूल्स को तोड़ा है, शपथ भंग की है। नी मिंजे ने कहा, महाराज, बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अगर मान लीजिए एस्टर की तरह ही कोई हिडन क्लैन हुआ या एम्पायर हुआ, तो उसने हमला किया होगा तो? वांग जी के हाथों में एक सिक्का था, या कह लो मोहरे थी। उस मोहरे को देखते हुए वांग जी ने कहा, हमारे किसी क्लैन ने ही किया है, हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। वांग जी ने अपने मन में फिर कहा, मेरे मेट ने सही कहा था, सब यहाँ दोगले हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लैन कुरैन ने कहा, हमारे किसी क्लैन ने? इसका मतलब एम्पायर में आने वाले क्लैंस ने। लैन सिचैन ने कहा, मास्टर लैन, दोनों बात तो एक ही है। लैन कुरैन ने कहा, हाँ, दोनों बात तो एक ही है, पर हमें उन क्लैंस को सजा देना होगा, सभा बैठानी होगी। वांग जी ने कहा, नहीं, कोई सभा नहीं बैठेगी इस बात को लेकर। जिस तरह हमारा यहाँ आना सीक्रेट था, वैसा ही ये भी सीक्रेट रहेगा कि हमें पता चल गया कि हमारे क्लैंस ने एस्टर के ऊपर हमला किया है। लैन सिचैन ने कहा, महाराज, आपसे सवाल कर रहा हूँ, पर क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि वो सबूत मिटाएंगे। असल में कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी क्लैंस हैं वो सभी गुसू लैन एम्पायर के अंडर आते हैं। इसमें जियांग क्लैन, मो क्लैन, जिन क्लैन, डेहलिया, डॉफेडेल, मैरिलीन, वन क्लैन, ये सभी क्लैंस आते हैं, और हर क्लैन को शपथ लेनी पड़ती है कि वो बिना महाराज के या एम्पायर के परमिशन के किसी पर भी हमला नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमला किया तो ये विद्रोह माना जाएगा एम्पायर के खिलाफ, कि उन्होंने रूल को तोड़ा, और फिर उन्हें महाराज के द्वारा सजा दी जाएगी, किसी अपराधियों की तरह उनके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया जाएगा। पर यहाँ तो हत्याएं ही हुई हैं और इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर हमला हुआ है। मामला बहुत गंभीर है। वांग जी बहुत गुस्से में है। वो जानता है उसके मेट के क्लैन के ऊपर हमला हुआ है और उसका मेट अभी सेफ नहीं।
उसे ढूंढना है। जो लोग इतने बड़े अंपायर को खत्म कर सकते हैं वो उसके मेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर वो सॉर्सरर सुप्रीम जो है। दूसरी तरफ मैरलिन, एक खूबसूरत सी लेडी जिसे जंजीरों में बांधा गया था। उसके गर्दन में एक जंजीर बंधी हुई थी और वो जंजीर दीवार में गड़ी हुई थी। उसके पैरों में भी जंजीरें थी और उसके हाथों में जंजीरें थी, मानो वो हवा में झूल रही हो। उसके हाथ इस तरह जंजीरों में जकड़े गए थे कि वो अपने हाथों को हिला भी नहीं सकती थी, यहाँ तक कि अपने पांचों उंगलियों को थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकती, हिला बिल्कुल भी नहीं सकती थी। इस तरह से उसकी उंगलियों तक को जकड़ा गया था जंजीरों में, क्योंकि अगर उसने अपने हाथ को मूव किया या मूव करने का मौका तक मिल गया तो दूसरा शख्स जानता है ना ये जादू करेगी और इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये जंजीरों में बंधी है, तब जादू नहीं कर पा रही है। उस लेडी का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ गए थे। उस काल कोठरी का दरवाजा खोलकर डेविना अंदर आई। उसने कहा, लॉरेन लॉरेन लॉरेन, तुम्हारी हालत कितनी बुरी है ना? पर मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम क्यों नहीं बता देती ड्रैगन्स मेट कहाँ है? लॉरेन ने कहा, जो लेडी जंजीरों में बंधी थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगी वो कहाँ है? ये सुनकर डेविना गुस्से में आ गई थी। डेविना ने कहा, अगर तुम नहीं बताओ खाल खींच लोगी ना मेरी। कर लो डेविना, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इतने सालों से तो यही कहती हुए आ रही हो, तो आज कर भी लो। 5 साल बीत गए हैं, आखिर ये कब तक का होगी? डेविना गुस्से में आई और उसने लॉरेन के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहा, देखो मुझसे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे बता दो तुम्हारा बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी ना तो ले लो। या तुम मुझसे डर गई हो डेविना? तुम तो खुद सॉर्सरर हो, वो भी ब्लैक सॉर्सरर, तो तुम मुझसे डर क्यों रही हो डेविना? मुझसे मुकाबला करो, डर क्यों रही हो? डेविना ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। ये कहकर डेविना ने एक जोरदार स्लैप लॉरेन के फेस पर मारा। उसकी 5 उंगलियों के निशान लॉरेन के फेस पर थे। लॉरेन ने कहा, तुम यही कर सकती हो डेविना, बस यही, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए तो तुमने मेरे हाथों को इस तरह से जकड़ा है कि मैं अपने हाथों को मूव भी नहीं कर सकती। तुम मुझसे डरती हो डेविना, है ना? दम है तो मेरे हाथ को खोल के दिखाओ। ये सुनकर डेविना तमतमा गई। उसने लॉरेन के बालों को पकड़ा और कहा, मैं फुट मुकाबला? तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक नहीं, समझी तुम? लॉरेन ने कहा, इसीलिए तो तुमने मुझे जंजीरों में जकड़ रखा है। खोलो मुझे, खोल सकती तो खोलो। डेविना ने कहा, तुम? तभी पीछे से आते हुए सेफेन ने कहा, डेविना वो तुम्हें उकसा रही है कि तुम उसे खोल दो और वो फिर उस लान वांग जी को कनेक्ट कर सके और ये बता सके कि उसका मेट कहाँ है। तुम यही करने की कोशिश कर रही हो ना लॉरेन? डेविना ने रफली लॉरेन के बालों को छोड़ते हुए कहा, तुम इसी के लायक हो, अब जो होगा तुम उसकी जिम्मेदार खुद होगी लॉरेन। किंग एडम ने अंदर आते हुए कहा, तो इसे कुछ नहीं बताया आज भी? सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो, या मैं कहूँ तुम बहुत बेवकूफ़ हो जो तुम उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे रही हो। मुझे बता दो ड्रैगन्स मेट कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लॉरेन ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बताऊंगी? ये सुनकर एडम ने गुस्से में कहा, देखो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कि मैं तुम्हें और ज़्यादा चोट पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हें चोट पहुँचाने लगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा लॉरेन। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ भेजा है तुमने ड्रैगन्स मेट को? लॉरेन ने एडम को देखते हुए कहा, आखिरी बार मैं भी कह रही हूँ तुमसे एडम, वहाँ भेजा है जहाँ तुम पहुँच नहीं पाओगे। ये सुनते ही एडम गुस्से में आ गया। उसने कहा, सेफेन। ये सुनते ही सेफेन झटके से लॉरेन के पास आ गया और उसने उसके गर्दन पर एक कट कर दिया अपने उस ब्लैक नेल से, और वहाँ की पूरे स्किन लॉरेन की ब्लैक होने लगी। एडम ने कहा, इसकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए पर ये मरनी नहीं चाहिए। ये कहकर वो चला गया था और लॉरेन की चीखें उस काल कोठरी में गूंज गई थी। 5 साल हो गए थे लॉरेन को इन जंजीरों में बंधे हुए और वो पेन सहते हुए जो एडम उसे दे रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि ड्रैगन्स मेट है कहाँ, वांग जी का मेट कहाँ है। सच में
वक्त बहुत तेज़ी से बीतता है और वक्त के बीतने से बहुत कुछ बदल भी जाता है। जैसे विंग जो जियांग क्लैन में है और वो अब 5 साल का हो गया है। रात हो चुकी है और विंग मैडम यू के गोद में बैठा हुआ है और मैडम यू उसे खाना खिला रही थी। उस टेबल पर बैठकर जियांग फैमियांग जंगशा भी उस टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। एक मेड आई, उसने जंगशा के पास मिल्क का ग्लास रखते हुए कहा, प्रिंस ये आपका मिल्क। और फिर उसी मेड ने विंग के टेबल पर उस मिल्क के ग्लास को रखते हुए कहा, ये लिटिल मास्टर का मिल्क। मैडम यू ने नोट किया। यहाँ लिटिल जंगशा इस वक्त 8 साल का है। विंग से 3 साल बड़ा है जंगशा। वो घूर कर उस मिल्क के ग्लास को देख रहा था। फिर उसने धीरे से अपने हाथ को बढ़ाया और वो उस मिल्क के ग्लास को गिराने ही वाला था कि मैडम यू ने कहा, जंगशा बिल्कुल भी नहीं, मिल्क को गिराना मत, मैं देख रही हूँ तुम्हें। ये सुनकर जंगशा ने अपने मुंह फुला लिया और जियांग फैमियांग मुस्कुरा गए। जंगशा ने कहा, मॉम मैं ये मिल्क नहीं पीऊँगा। मैडम यू ने कहा, जंगशा देखो तुम इतने बड़े हो गए, 3 साल बड़े हो विंग से, देखो फिर भी तुम मिल्क नहीं पीते। और विंग को देखो, वो मिल्क पी रहा है, वो भी खुद के हाथ से। तुम विंग के बिग ब्रदर हो ना, तो तुम्हें भी मिल्क पीना चाहिए, चलो पियो। जंगशा ने कहा, मॉम विंग के मिल्क में शुगर है, मेरे नहीं। मैडम यू ने कहा, क्योंकि तुम बड़े हो, वैसे तुम चाहते हो तो तुम छोटे बच्चों की तरह शुगर डाल सकते हो। जंगशा ने कहा, मुझे पसंद नहीं मिल्क, तो मैं शुगर क्यों डालूंगा। विंग ने कहा, काका आप मिल्क नहीं पियोगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे। जंगशा ने जो अपने मुंह को फुलाया हुआ था वो मुस्कुरा गया। उसे विंग के मुंह से काका सुनना बहुत पसंद है। जंगशा ने कहा, मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होना विंग। विंग ने कहा, क्यों काका, आप क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहते। मम्मा कहती है जो मिल्क पीता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो आप मुझे स्वॉर्ड चलाना कैसे सिखाओगे। आप मुझे स्वॉर्ड सिखा रहे हो ना, फिर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो आप स्वॉर्ड कैसे उठा पाओगे। जियांग फैमियांग ने कहा, ओह तो मेरा छोटा सा जंगशा हमारे विंग को शॉर्ट चलाना सिखा रहा है। जंगशा ने कहा, यस डैड, मैं विंग को शॉर्ट चलाना सिखा रहा हूँ। विंग ने कहा, हम शॉर्ट चलाना सीख रहे हैं, काका मुझे सिखा रहे हैं। जंगशा ने कहा, हाँ डैड सिखा रहा हूँ, आप मुझे चलाना सिखा रहे हो, फिर मैं विंग को सिखाता हूँ। जियांग फैमियांग ने कहा, पर जंगशा उसका फायदा क्या, तुम मिल्क नहीं पियोगे, फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फिर तुम शॉर्ट कैसे उठा पाओगे, तो मैं तुम्हें शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। जंगशा ने कहा, डैड ये गलत है। मैडम यू ने कहा, भाई क्यों गलत है, जब तुम स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो शॉर्ट कैसे उठाओगे, और फिर तुम विंग को शॉर्ट कैसे सिखाओगे। विंग ने कहा, हाँ काका आप शॉर्ट नहीं उठा पाओगे, फिर आप मुझे शॉर्ट चलाना कैसे सिखाओगे। काका मुझे शॉर्ट सीखना है, वो भी आपसे, आप नहीं सिखाओगे मुझे। ये कहते हुए विंग के आंखों में मोटा मोटा आंसू आ गए। ये देखकर जंगशा डर गया। उसने कहा, विंग रोना नहीं, मैं मिल्क पीऊंगा और फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें रोज शॉर्ट सिखाऊंगा हमेशा की तरह, ठीक है। लो मैं देखो मैं पी रहा हूँ। जंगशा ने जल्दी से उस मिल्क के ग्लास को खत्म कर दिया और एक गंदा सा मुंह बनाया। उसने कहा, विंग देखो मैंने बस तुम्हारे लिए ये किया है। विंग ने कहा, थैंक यू गग्गा। जंगशा ने कहा, थैंक यू नहीं विंग, कल तुम जल्दी उठकर अपना स्वॉर्ड लेकर आना, हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ग्राउंड में। विंग को स्वॉर्ड जंगशा ही सिखाएगा। जियांग फैमियांग ने हंसते हुए कहा, हाँ विंग को स्वॉर्ड जंगशा ही सिखाएगा। जंगशा ने कहा, डैड। विंग ने कहा, ठीक है। ये कहकर विंग की आंखें भारी होने लगी। उसे नींद आ रही थी, वो जुमाई लेने लगा। आखिर छोटा बच्चा है, उसे नींद तो आएगी ही। जंगशा ने कहा, विंग आप तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। विंग ने कहा, नहीं मुझे स्टोरी सुननी है मम्मा, स्टोरी सुनाओ ना। पर यू ने कहा, स्टोरी, और विंग तुम्हें नींद आ रही है ना। विंग ने कहा, नहीं मुझे ना स्टोरी सुननी है, सुनाओ ना मम्मा। ये कह के विंग ने मैडम यू के रोब्स को खींचा। मैडम यू ने कहा, ठीक है। ये कहकर मैडम यू उस जगह से उठ गई। उन्होंने फिर जियांग फैमियांग को देखते हुए कहा, क्लैन लीडर
मैं विंग को सुला कर आती हूँ। जंग फैमियांग ने नोट किया और मैडम यू वहाँ से जाने लगी। जंगशा ने देखा विंग को मैडम यू लेके जा रही है। जंगशा भी मैडम यू के पीछे पीछे जाने लगा। उसने मैडम यू के रोप्स को खींचते हुए कहा, मम्मा मम्मा मम्मा। मैडम यू रुक गई। उन्होंने देखा जंगशा उनके रोप्स को खींच रहा है। विंग ने अपनी नींद भरी हुई आंखों से देखा जंगशा को। मैडम यू ने कहा, जंगशा क्या हुआ? जंगशा ने कहा, मैं विंग को लेके जाऊंगा उसके कमरे में, मैं विंग को सुलाऊंगा, विंग को मुझे दो मुझे मम्मा दो। मैडम यू ने कहा, क्या तुम विंग को उठाओगे? विंग अभी नींद में है और तुम उसे गोद में नहीं रह सकते, तुम उसे गिरा दोगे। जंगशा ने कहा, नहीं, मैं विंग को ले जाऊंगा, विंग मेरा ब्रदर है। मैडम यू ने कहा, जंगशा तुम चाहते हो विंग को चोट लग जाए? जंगशा ने अपने क्यूट से फेस को हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता विंग को चोट लग जाए। मैडम यू ने कहा, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया। जंगशा खुश हो गया। उसने कहा, तो मॉम मैं भी कहानी सुनूंगा, मुझे भी विंग की तरह कहानी सुननी है, मैं और विंग दोनों कहानी सुनेंगे। विंग ने कहा, हाँ मैं ना मैं गगा के साथ कहानी सुनूंगा, अम्मा चलो। मैडम यू जंगशा और विंग को लेकर अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि विंग मैडम यू के साथ ही सोता था। वो छोटा था और उसे कुछ नाइटमेयर आते थे, जिसकी वजह से विंग रात को उठकर रोने लगता था। इसी वजह से विंग मैडम यू के पास सोता था। मैडम यू को विंग की बहुत फिक्र थी। आखिर वो विंग से इतना प्यार जो करती है, उनका बेटा जो है क्यूट सा। मैडम यू एक बड़े से बेड पर बैठी हुई थी और उनके गोद में विंग था और उनके जस्ट बगल में ही जंगशा लेटा था और अपनी वो बड़ी बड़ी आंखों से मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू कहानियाँ सुना रही थी जंगशा और विंग को, और विंग बहुत ध्यान से उन कहानियों को सुन रहा था। उसे नींद आ रही थी, उसके आगे झपक रही थी, फिर भी वो सुन रहा था। उसने कहा, मम्मा तो क्वीन के मॉम और डैड मर गए? मैडम यू ने कहा, हाँ, क्वीन के मॉम और डैड मर गए। विंग ने कहा, हाँ, तो किंग का क्या हुआ? उन्हें अपनी क्वीन मिल गई? मैडम यू ने कहा, नहीं, उन्हें अपनी क्वीन नहीं मिली, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। विंग ने कहा, क्या ढूंढ रहे हैं? फिर विंग ने देखा, मम्मा देखो, गगा सो गए। मैडम यू ने अपने साइड देखा, जंगशा सो गया था और वो छोटी छोटी खराटे ले रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था और उसने अपने चारों हाथ पैरों को फैलाया हुआ था। उसकी ब्लैंकेट आधी जमीन पर गिरी हुई थी। विंग ने कहा, और गगा ने तो अपनी ब्लैंकेट भी गिरा रखा है। मैडम यू ने कहा, मैडम यू जंगशा को वो ब्लैंकेट उड़ाने लगी। विंग ने कहा, मम्मा मम्मा मैं करूँगा, मैं गगा को ब्लैंकेट उड़ाऊंगा, मुझे दो। विंग बहुत क्यूरियस था, जैसे हर बच्चे रहते हैं, उन्हें ही हर चीज करना रहता है। मैडम यू ने कहा, विंग नहीं, तुम गिर जाओगे खुद, चलो तुम वहीं बैठे रहो। ये सुनकर विंग ने अपना मुंह फुला लिया। उसने कहा, मम्मा आपने मुझे नहीं करने दिया, गलत बात है। मैडम यू ने कहा, विंग तुम्हें ही हर चीज क्यों करना होता है, रुको। फिर मैडम यू ने देखा जंगशा की तो मुंह खुला हुआ है और उसे लार बह रही है। मैडम यू ने जंगशा के मुंह को धीरे से बंद किया। जंगशा का मुंह फिर से खुल के मैडम यू ने कहा, ओह, इसका तो मुंह बंद ही नहीं कर रहा है ये जंगशा। विंग ने कहा, मम्मा गगा तो बहुत क्या कहते हैं उसे, गहरी नींद में सो रहे हैं, उनकी तो लार भी बह रही है। मैडम यू ने कहा, हाँ विंग चलो, अब तुम्हें भी सोना चाहिए, तुम्हारा गगा सो गया ना, चलो सो जाओ। विंग ने कहा, नहीं, तो मम्मा मुझे बताओ वो क्वीन किंग को कब मिलेंगी? मैडम यू ने कहा, जल्दी हो सकता है मिल जाए। तभी उस कमरे में जियांग फैमियांग आए। मैडम यू ने उस तरफ देखा तो जियांग फैमियांग कहीं जाने के लिए तैयार लग रहे थे। जियांग फैमियांग ने कहा, यू। विंग ने कहा, डैड। ये क्या विंग जियांग फैमियांग से लिपट गया। जियांग फैमियांग ने उसे गोद में उठा लिया। मैडम यू ने कहा, फैमियांग कहीं जा रहे हो? जियांग फैमियांग ने कहा, हाँ मुझे जाना होगा। मैडम यू ने कहा, कहाँ? विंग ने कहा, कहाँ जा रहे हो डैड? जियांग फैमियांग ने कहा, कहीं नहीं। मैडम यू ने कहा, क्लैन लीडर अब कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने रात को? जियांग फैमियांग ने कहा, यू आप तो जानती ही है ना, क्वीन मिसिंग है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्वीन का मिलना कितना ज़रूरी है। विंग ने कहा, क्वीन डैड, कहानी वाली क्वीन? जियांग फैमियांग ये सुनकर मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, कहानी वाली क्वीन? विंग ने कहा, तो डैड क्वीन को लाओ ना,
जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ विंग, हम क्वीन को तो ढूंढ रहे हैं, उन्हें तभी तो लाएंगे जब हम ढूंढेंगे। विंग ने कहा, हाँ क्वीन को मैं देखना चाहता हूँ। जियांग फेमियांग ने कहा, मैडम यू ने कहा, क्लैन लीडर 5 साल बीत गए हैं, मुझे लगता है हमारी क्वीन। जियांग फेमियांग ने कहा, यू ऐसा कहना भी मत किसी से, अगर किसी ने सुन लिया ना, तुम जानती नहीं हो क्या हो जाएगा। किंग अपने मेट के लिए कितने ज़्यादा पोसेसिव है, वो उन्हें कितने सालों से ढूंढ रहे हैं। वैसे भी अगर क्वीन नहीं मिली तो पूरा गुसु अम्पायर डूब जाएगा। तुम जानती हो ना क्वीन क्यों ज़रूरी है। मैडम यू ने कहा, हाँ जानती हूँ। जियांग फेमियांग ने कहा, तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा मत कहना किसी से भी, सोचना भी मत। मैडम यू ने कहा, क्लैन लीडर मुझे समझ में नहीं आता, अगर किंग की मेट अगर जिंदा है तो वो अभी तक हमें मिली क्यों नहीं। इतने साल हो गए हैं, किंग उन्हें ढूंढ रहे हैं, कोई सेना उन्हें ढूंढ रही है, तो क्वीन अभी तक मिली क्यों नहीं। और क्वीन क्या है, मेरा मतलब क्वीन में तो ड्रैगन ही होंगी, जाहिर सी बात है अगर किंग ड्रैगन है तो। जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ फिलहाल मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैडम यू ने कहा, गड़बड़, कैसी गड़बड़ क्लैन लीडर। जियांग फेमियांग ने कहा, मुझे लगता है रॉयल फैमिली कुछ छुपा रही है। मैडम यू ने कहा, आपका क्या मतलब है क्लैन लीडर। जियांग फेमियांग ने कहा, मेरा मतलब ये है कि मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली कुछ छुपा रही है। क्वीन के ओमेगा को लेकर उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि क्वीन का ओमेगा है क्या असल में, क्योंकि अगर हमें पता होता कि क्वीन का ओमेगा असल में है क्या तो उसके ज़रिए तो हम क्वीन को आसानी से ढूंढ सकते थे ना। पर किंग ने ये सीक्रेट रखा है, किसी को नहीं बताया, और मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली भी इस बात को सीक्रेट रख रही है। बहुत बड़ा राज है यू, बहुत बड़ा राज है। क्वीन के ओमेगा को लेकर मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। किंग ने 1 साल पहले ही पूरी प्रजा को बताया कि उन्हें उनका ओमेगा महसूस हुआ। पर मैडम यू ने कहा, पर जियांग फेमियांग ने कहा, पर बात ये थी कि आज से 4 साल पहले ही किंग को महसूस हो गया था कि उनकी मेट है। मैडम यू ने कहा, आपको कैसे पता, ये तो अंदर की बात लगती है। जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ ये खबर जब रॉयल फैमिली को पता चली थी कि किंग अपने मेट को महसूस कर सकते हैं तो ये खबर बहुत छुपाई जा रही थी, बहुत रहस्यमय रखा गया था इस बात को। मैडम यू ने कहा, पर इस बात को क्यों रहस्यमय रखा गया। जियांग फेमियांग ने कहा, यू तुम्हें पता नहीं ये कितनी बड़ी बात है, अगर किसी को पता चल गया कि किंग के मेट हैं और वो उन्हें मिल नहीं रहे हैं तो किंग के मेट के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तुम जानती हो रूल क्या है। मैडम यू ने कहा, क्या वो उस रूल की वजह से हो रहा है, क्या वो उस रूल की वजह से ये छुपा रहे थे। जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ मुझे तो यही लगता है, अगर किंग के मेट नहीं मिले तो किंग की गद्दी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो अपने मेट के ही जरिए अपने पावर को अनलॉक कर सकते हैं। मैडम यू ने कहा, तब तो उनके मेट का मिलना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ वैसे भी अब जाकर किंग ने ये रिवील किया है कि वो अपने मेट को महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं अपने मेट को, इसलिए उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, वरना क्यों बताते। अगर उन्होंने ढूंढ ही लिया होता तो वो 4 साल पहले ही बता सकते थे इस बात को। मैडम यू ने कहा, हाँ आपने सही कहा क्लैन लीडर, पर अगर किंग ने सभी को बता दिया कि उनके मेट को वो महसूस कर सकते हैं, उनके मेट हैं, तो उनके मेट के ऊपर तो और बड़ा खतरा आ गया ना। इससे उन्हें कोई भी मार सकता है सिर्फ गद्दी के लिए, वो गद्दी के दावेदार बन जाएंगे। जियांग फेमियांग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, पर किंग ने इतना बड़ा फैसला यूं ही तो नहीं लिया होगा, उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। हमारे किंग बहुत ज़्यादा होशियार समझदार हैं, जिनकी समझदारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 16 साल की उम्र में उन्हें अपने मेट का पता चला था और 15 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठे थे। आज से पहले इतना कम उम्र का राजा कोई नहीं बना जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज कर रहा हो। वो भी तो होगी ना उनमें, और वो दिखती भी है, और वो अपने मेट को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। उनकी पावर अगर अनलॉक नहीं हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा यू। इसी वजह से किंग ने अपनी खोज और भी तेज कर दी है, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जितने भी क्लैन के सैनिक हैं वो राजा की सेना में भर्ती किए जाएंगे। इसी वजह से हमारे भी सेना किंग की सेना में भर्ती होंगे, और इसीलिए मैं जा रहा हूँ, ये अर्जेंट है। मैडम यू ने कहा, इतनी रात को। जियांग फेमियांग ने कहा, हमला हुआ है यू, वैम्पायर और ब्लैक स्पिरिट्स का। मैडम यू ने कहा, फिर से।
जियांग फैमिंग ने कहा, हाँ, हमें लगता है कि बस किंग ही अपने मेट को नहीं ढूंढ रहे हैं, कोई और भी है जो किंग के मेट को ढूंढ रहा है, पर क्वीन मिल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि क्वीन इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब ही हो गई है जैसे, और वो पर्सन इसीलिए खून खराबे पे उतर आया है। और किंग क्वीन को तो ढूंढ ही रहे हैं, साथ ही साथ उस पर्सन को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है। अगर वो क्वीन के पास पहले पहुंच गया तो वो क्वीन को मार देगा। यू मैडम यू ने कहा था ये तो किंग की ही गलती है, उन्होंने क्यों रिवील कर दिया कि उनके मेट उन्हें महसूस हुए, उन्हें नहीं करना चाहिए था, इससे तो और भी बड़ा खतरा आ गया ना क्वीन के ऊपर। जियांग फैमिंग ने कहा, यू मैंने कहा ना तुमसे, किंग ने ये किया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, मुझे अंपायर पहुँचना होगा, तुम इसका ध्यान रखना। ये कहकर जियांग फैमिंग ने सोते हुए विंग के फोरहेड पर किस किया। विंग का ध्यान रखना और अपना भी, और हमारे चंगशा का भी। माहौल बहुत ख़राब है यू, ठीक है? मैडम यू ने कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा। 13 साल बाद गुसु लैंड अंपायर। किंग, हमें लगता है कि आपको अब अपने मेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अब अपने लिए कोई और ओमेगा चुन लेनी चाहिए क्लैन से। वांग जी जो अपने थ्रोन पर बैठा था, सलाहकार लैन कुराइन उनके बगल में बैठे थे, और प्रिंस लैन सिचेन दूसरी तरफ बैठे थे अपने कुर्सी पर। जैसे ही उस मिनिस्टर ने ये कहा था, पूरी सभा बातें करने लगी थी। हाँ, किंग को तो अब कोई और ओमेगा तो चुन ही लेना चाहिए, क्वीन तो मिल ही नहीं रही है, क्या पता क्वीन ना हो या वो मर गई हो, कुछ हुआ हो, या किंग को ऐसे ही महसूस हुआ हो क्वीन जिंदा है। ऐसा भी कई अल्फाज के साथ हुआ है जिनके ओमेगा होते नहीं है पर उन्हें महसूस तो हुआ है। मुझे लगता है कि किंग भी उनमें से है जिनका ओमेगा है नहीं। वैसे भी किंग की उम्र देखो कितनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है, अब तो हमें हायर भी चाहिए हमारे गुसु लैंड अंपायर के लिए। ऐसी ही बहुत सारी बातें बनाई जा रही थी, पर वांग जी के सामने जाकर किसी को कहने की हिम्मत नहीं थी ये, पर वांग जी की तरफ सभी की नजरें थीं। उस मिनिस्टर ने कहा, किंग, हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। ये सुनकर किंग लैंड वांग जी जो अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे वो गुस्सा हो चुके थे, और उनकी आइज तुरंत उनके ड्रैगन आइज में चेंज हो गई थी, और वो अपने गोल्डन आइज से उस सामने वाले मिनिस्टर को घूर घूर के देख रहे थे। बहुत गुस्से में वो कुछ कह नहीं रहे थे और उनका पारा चढ़ गया था। शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से तो उनके हाथों की नसें तक दिखने लगी थी। और यहाँ एडवाइजर लैंड कुराइन जो किंग के बगल में ही बैठे थे वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और साथ ही लैंड सिचेन जो लैंड क्लैन के क्लैन लीडर हैं और लैंड क्लैन के फर्स्ट प्रिंस भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे इस मिनिस्टर की बात सुनकर, क्योंकि रॉयल फैमिली किंग के मेट को अपनी क्वीन पहले से ही मान चुकी है, और वो अपनी क्वीन के अलावा और किसी को भी इस तख्त पर बैठने नहीं देंगे और ना ही मानेंगे, क्योंकि इस तख्त पर और किसी ओमेगा की बैठने की औकात ही नहीं उनके क्वीन के अलावा। और इस बात को बोलकर इस मिनिस्टर ने क्वीन की तौहीन की है, इस वजह से वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और किंग तो थे ही जो अपनी गोल्डन आई से बस उस मिनिस्टर को देख रहे थे। जैसे ही उस मिनिस्टर ने ये कहा था, पूरी सभा बातें करने लगी थी। हाँ, किंग को तो अब कोई और ओमेगा तो चुन ही लेना चाहिए, क्वीन तो मिल ही नहीं रही है, क्या पता क्वीन ना हो या वो मर गई हो, कुछ हुआ हो, या किंग को ऐसे ही महसूस हुआ हो क्वीन जिंदा है। ऐसा भी कई अल्फाज के साथ हुआ है जिनके ओमेगा होते नहीं है पर उन्हें महसूस तो हुआ है। मुझे लगता है कि किंग भी उनमें से है जिनका ओमेगा है नहीं। वैसे भी किंग की उम्र देखो कितनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है, अब तो हमें हायर भी चाहिए हमारे गुसु लैंड अंपायर के लिए। ऐसी ही बहुत सारी बातें बनाई जा रही थी, पर वांग जी के सामने जाकर किसी को कहने की हिम्मत नहीं थी ये, पर वांग जी की तरफ सभी की नजरें थीं। उस मिनिस्टर ने कहा, किंग, हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। ये सुनकर लैंड कुराइन गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने उस मिनिस्टर को देखते हुए कहा, मिनिस्टर्स कब से किंग को सलाह देने लगे? उस मिनिस्टर ने कहा, मास्टर लैंड में कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ किंग को, मैं बस बोल रहा हूँ किंग को किसी और ओमेगा को चुनने के लिए, क्योंकि 18 साल हो गए हैं क्वीन को ढूंढते ढूंढते, और अभी भी किंग अपने क्वीन को ढूंढ ही रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ था कि उनकी क्वीन है, पर
कहाँ है? अभी तक हमें पता ही नहीं है। 18 साल बहुत कम वक्त नहीं होते, बहुत लंबा समय होता है और अब समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। गुसू लैंड अंपायर को हायर चाहिए अपनी आगे की पीढ़ी पढ़ाने के लिए। और वैसे भी हमारे किंग अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हुए हैं इतिहास के। हमें यकीन है आने वाला ड्रैगन भी ज़रूर इस गति पर ही विराजमान होगा, पर उसके लिए हमें हमारी क्वीन चाहिए किंग, जो बहुत ज़रूरी है गुसू लैंड अंपायर के भविष्य के लिए। ये सुनकर वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था। उसका ड्रैगन क्रॉल कर रहा था। जैसे जैसे वो मिनिस्टर बोलते जा रहा था, वांग जी की हाथों की मुट्ठियां बनती जा रही थी। उस मिनिस्टर ने कहा, किंग आप हमारे क्लैन में से किसी भी ओमेगा को चुन सकते हैं, वो सभी ही केपेबल हैं क्वीन के तख्त पर बैठने के लिए। सभी मिनिस्टर्स इसमें हामी भरने लगे। हाँ सही बात है, हमारे क्लैंस के ड्रैगन्स ओमेगास बहुत केपेबल हैं क्वीन की पोजीशन के लिए। लैन कुरैन ने कहा, मिनिस्टर चा, आपको नहीं लगता कि आप ये नहीं जानते कि किंग एक ब्लैक ड्रैगन है? उन्हें सिर्फ अनलॉक उनका ओमेगा ही कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनका ओमेगा जो उनके लिए ही बना है। और इन वाइट ड्रैगन्स की बात कर रहे हैं, ये वाइट ड्रैगन्स हैं और आप कह रहे हैं ये क्वीन की कुर्सी पे बैठेंगी? सीरियसली? आपने सोचा भी कैसे कि ये हमारी क्वीन की बराबरी कर सकती हैं? और आपने कहा ये केपेबल है, स्ट्रॉन्ग है। सीरियसली? किस तरह के स्ट्रॉन्ग? किंग का ड्रैगन एक ब्लैक ड्रैगन है, ये आपको पता नहीं? उनके सामने तो वो खड़े नहीं हो सकते, तो उनके फेरोमोन्स को संभालेंगी कैसे? और जब रट आएगी तब वो क्या करेंगी? मर जाएंगी सबके सब। ये जानते नहीं आप? बोलिए, क्या आप ये नहीं जानते? उस मिनिस्टर ने कहा, मास्टर लैन, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमें एक हायर चाहिएगा, और अगर किंग का मिट नहीं मिला तो किंग को तख्त से हटाया भी जा सकता है और सारे ही क्लैन के लीडर्स इस तख्त के दावेदार हैं। लैन कुरैन ने स्मित करते हुए कहा, दावेदार? आप दावेदारी की बात कर रहे हैं, तख्त की बात कर रहे हैं मिनिस्टर चा। मुझे लगता है कि आज की इस बार इसलिए बैठाई गई है कि आप लोगों को ये तख्त चाहिए, है ना? और इसीलिए आप हमारी क्वीन के नाम के आड़ में अपने क्लैन के ओमेगास को किंग का मेट बनाना चाहते हो, जो उनकी औकात तक नहीं है। वो हमारे क्वीन की जगह पर बैठेंगी। सोचा भी कैसे आप लोगों ने? आप सभी के इन चालों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे ही मेरी दाढ़ी सफेद नहीं हुई, मैं सब जानता हूँ अंपायर में क्या चल रहा है और क्या कोई बोल रहा है। ये कहकर लैन कुरैन ने मिनिस्टर चा की तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा, और क्या कौन सोचता है? ये कहकर फिर लैन कुरैन ने उन सारे मिनिस्टर की तरफ देखा जो बैठे हुए थे। और वैसे भी भविष्यवाणी के अनुसार ही तो आप सब ने हमारे किंग को गुसू लैन अंपायर का किंग बनाया था, याद है ना आप सभी को? जैसे ही लैन कुरैन ने ये कहा, सभी मिनिस्टर जो उस मिनिस्टर चा के हाँ में हाँ मिला रहे थे, उन सभी ने अपने सिर को नीचे कर लिया, सिवाय मैरिलिन के क्लैन लीडर एडम के। लैन से जान देख सकते थे लैन कुरैन को। लैन कुरैन आज बहुत ज़्यादा गुस्से हैं। वो कभी ऐसे ही गुस्सा नहीं होते हैं, पर जब होते हैं सभी को अपनी औकात दिखा देते हैं। उस मिनिस्टर ने कहा अपनी बात को कवर करने के लिए, क्योंकि वो देख सकते हैं लैन कुरैन गुस्सा है और किंग की नजरें कब से उसी पर है, इसी वजह से तो काँप रहा था। वैसे मास्टर लैन, मेरा ये मतलब नहीं था। लैन कुरैन ने कहा, तो क्या मतलब था आपका मिनिस्टर चा? वैसे आप ही ने अभी कहा ना दावेदारी। हाँ, मैं भूल कैसे गया, आपने मुझे बहुत अच्छा है दिलाया। दावेदारी, आपने दावेदारी की बात की, तख्त की बात की थी, है ना? कि यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर हैं वो इस तख्त के दावेदार हैं। सच में औकात है किसी की इस तख्त पर बैठने के हमारे किंग के अलावा? जैसे ही लैन कुरैन ने ये कहा, एक आवाज़ गूंज गई वहाँ, कौन चाहता है इस कुर्सी पर बैठना? मैं कुर्सी छोड़ दूंगा इसी वक्त। जैसे ही लैन कुरैन ने ये सुना, उन्होंने कहा, किंग। वांग जी ने घूर कर अपने गोल्डन आइज से लैन कुरैन को देखा और लैन कुरैन वहीं शांत हो गए थे। उन्होंने अपने सिर को नीचे कर लिया, वो किंग के बात को काट नहीं सकते। और ये बात सुनते ही सभी मिनिस्टर अपने जगह पर खड़े हो गए थे। शॉकिंगली एक तरह से हड़कंप मच गया था वहाँ पर किंग की इस बात को सुनकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। एक किंग ने अपनी कुर्सी छोड़ने की बात की थी, आम बात नहीं थी ये। किंग लैन वांग जी ने अपनी बातों को पूरा करते हुए कहा आगे, अगर वो केपेबल हुआ इस तख्त पर बैठने के लिए, मैं उसे खुद किंग बनाऊंगा। है कोई केपेबल
तो मेरे सामने आओ। जैसे ही वांग जी ने अपनी ये कोल्ड वॉइस में कहा, सभी कांप गए थे। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वांग जी के सामने आने की, क्योंकि सभी जानते हैं वांग जी से स्ट्रॉन्ग ड्रैगन इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में है ही नहीं। कोई वांग जी के सामने टिक नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, तो लड़ेंगे क्या वांग जी से? वांग जी की पावर तो अभी लॉक है, तब वांग जी इतना पावरफुल है और डोमिनेटेड है। अगर वांग जी की पावर अनलॉक हो जाएगी तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ड्रैगन्स इस गद्दी के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। और वांग जी की पावर इतनी ज़्यादा होगी कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर वांग जी गुस्से में एक बार आ गया तो उसे बस उसका ओमेगा ही कंट्रोल कर पाएगा। ब्लैक ड्रैगन्स गुस्से में पागल हो जाते हैं, इसी वजह से उनके पावर्स को लॉक किया जाता है और उनकी पावर बर्थ से ही लॉक होती है, जो उनका ओमेगा ही खोल सकता है। माना कि वांग जी की उम्र कम है, पर पावर बहुत ज़्यादा है। वांग जी ने अपने गोल्डन आई से उस पूरी सभा में देखते हुए फिर से कहा, है कोई केपेबल इस तख्त पर बैठने के लिए तो मेरे सामने आओ। वांग जी का ड्रैगन उस वक्त क्रॉल कर रहा था। जांग फैमियांग, जिन गॉन्शन, मो क्लैन के लीडर, जिन क्लैन के लीडर, डोफाडेल के लीडर और टहलिया के लीडर और मैरिलिन के लीडर वांग जी को देख रहे थे। मैरिलिन के लीडर ने एक स्मित किया। मिनिस्टर चान ने कहा, किंग, मेरा ये मतलब नहीं था कि आपको मतलब गद्दी से हटाने का। मैं तो बस इतना कह रहा था कि आपको अपने लिए कोई ओमेगा चुनने नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपका ओमेगा ना हो सकता है वो मर गया हो। जैसे ही वांग जी ने सुना, वांग जी के ड्रैगन ने ग्रॉल किया और उसने कहा, पिजन। ये कहते ही वांग जी के हाथ में उसकी पिजन आ गई और वांग जी दूसरे ही पल उस क्लैन लीडर के सामने थे और उसकी बिचन उस क्लैन लीडर के गर्दन पर थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और पार्ट के साथ, और मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर कल ही अपलोड कर दूंगी। और अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। मुझे जानना है आप सभी के थॉट्स। बाय बाय।